195 देश की लिस्ट में मुझे पाकिस्तान ही एक ऐसा देश दिखा जहाँ से हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हमें इनके बारे में जानना है। क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को? कहाँ गए पाकिस्तान से 12% हिंदू एंड हजारों मंदिर? 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, जश्न मनाने की जगह मातम क्या कर रहे थे नेहरू, गांधी और जिन्ना? कहाँ थे ये लोग? जब से बीजेपी या फिर मोदी की गवर्नमेंट आई है सत्ता में, तब से दिनों के दिन पाकिस्तान भिखारी बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में कटोरा लेके दिस इज ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सारा का सारा हिंदू पाकिस्तान क्यों छोड़े? क्योंकि यहाँ डर है। हम तो गाड़ी ले रोड पे नहीं निकल सकते, पता नहीं कब घर लौटे, क्या हो गया क्या नहीं होगा, हमको नहीं पता। पूरे गांव के गांव जो हैं वो कन्वर्ट किए गए थे और स्टार्ट में कन्वर्ट और कत्ल करने का जो मकसद था ना, वो था लूट मार था। पाकिस्तान का जन्म आज से 75 साल पहले 1947 में हुआ था, लेकिन हम उसके और पीछे थोड़ा जाके देखेंगे पाकिस्तान बना कैसे। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. आपको ये बातें बहुत बढ़िया से मालूम है कि पहले मुगलों का राज हुआ करता था। तो उस टाइम जिस टाइम अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे, हिंदू राजाओं से ज़्यादा पकड़ कुछ मुस्लिम राजाओं की थी। तो उस टाइम ब्रिटिश अंग्रेजों को हिंदू राजाओं से कम मुस्लिम राजाओं से ज़्यादा खतरा लगता था उनको। अब काफ़ी टाइम तक अंग्रेजों को इंडिया में राज करना था, तो उसके लिए उनको शातिर चाल चलनी थी। 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश अंपायर का मुख्य अधिकारी कुछ हिंदू नेताओं से मिलके या फिर हिंदू राजाओं से मिलके कांग्रेस पार्टी का गठन किया। लेकिन ये सब देख करके कई मुस्लिम नेता इनके विरोध में आ गए, यानी कांग्रेस पार्टी के विरोध में आके प्रदर्शन करना चालू कर। सन 1857 में हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द उस टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में उठने चालू हो गए थे। उसके पहले हिंदू मुस्लिम हो रहे थे, लेकिन इस मात्रा में नहीं हो रहे थे जिस हिसाब से सन 1857 में चालू हुए। कई इतिहासकारों का ये मानना है कि इन सब में सैयद अहमद नाम के एक मुसलमान का रोल बहुत अहम था। सैयद अहमद ने कुछ मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा किया और एक छोटी सी टीम बनाई। लोगों को अपने तरीके से उनका ब्रेन वॉश करके ये बताना चाहता था कि आने वाले अगर फ्यूचर में कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग अगर नहीं ज्वाइन किए तो हमारा नामो निशान, हमारा कल्चर, हमारा धर्म इंडिया से हरदम के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब अगर बात किसी के धर्म, किसी के कल्चर की आती है, तो कोई भी धर्म रहेगा वो एक साथ एकजुट हो जाएगा। सन 1857 से 1858 तक ये सैयद अहमद की कुछ टीम के मेंबर ने कांग्रेस पार्टी का जमकर विरोध किया, लेकिन इसी बीच ब्रिटिश अंपायर के कुछ मुख्य अधिकारियों ने इस विरोध को सीरियस लिया और जो लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे उनका डायरेक्ट सामना किया बंदूकों से। कई मुस्लिम नेताओं को जेल में डाला, कई लोग को फांसी लटका दी। उस टाइम के दौर के कुछ इतिहासकार बताते थे कि इस 1857 और 1858 के बीच में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं का ये सब देख करके हिंदू मुस्लिम के बीच में एक आग तो लग गई थी, लेकिन अभी धुआं उठना बाकी था। इसी बीच जन्म होता है जिन्ना का, जो अपनी पढ़ाई करने के लिए 1892 में लंदन चला गया। ये वही जिन्ना है जिसका इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन में एक बहुत बड़ा अहम रोल है। इसी बीच दूसरी तरफ जन्म हो चुका था जवाहरलाल नेहरू का। वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए 1907 में लंदन पहुंच गए। जवाहरलाल नेहरू का भी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में बहुत बड़ा अहम रोल है। जिन्ना और नेहरू जी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लंदन से इंडिया लौटते हैं। अभी मुसलमानों को एक पढ़ा लिखा नेता मिल गया था जिन्ना के रूप में, और दूसरी तरफ कांग्रेस को नेहरू जैसा एक पढ़ा लिखा नेता मिल गया था। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था और अंग्रेज जो पूरी दुनिया में कई देशों पे शासन कर रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध के चलते ये युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन इनकी सेना बहुत कमजोर पड़ गई थी। अगर आप ब्रिटिश और अंग्रेजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखिएगा। बहुत डिटेल में बात किया हूँ ब्रिटिश अंपायर, यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड, सबके बारे में बहुत डिटेल में बातें की गई हैं। भारत में आज़ादी को लेकर के एक बार 1857 में क्रांति हुई थी और दूसरी क्रांति
1947 से कुछ साल पहले चालू हो गई थी और ये क्रांति एक अलग मोड़ लेती है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज लोग कमज़ोर पड़ गए थे और हमारे देश में जो मुस्लिम नेता थे, जो हिंदू नेता थे, ये लोग आपस में संधि कर लिए थे और संधि करके उनका एक ही प्लान उस टाइम था कि हम कैसे भी करके अपने देश से अंग्रेजों को बाहर भगाएं, उसके बाद जो हम लोग को करना है वो हम आपस में समझौता करके कर सकते हैं। जब ये महावीर क्रांति सभी लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों पे भारी पड़े तो अंग्रेजों को ऐसा लगा हमें भारत को आज़ाद करके अपने देश वापस लौट जाना चाहिए। जब बात इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की होती है तो हर बार बीच में अंग्रेज आके खड़े हो जाते हैं। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश एम्पायर के कुछ मुख्य अधिकारी मिलकर ये अनाउंस करते हैं कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपके देश को आज़ाद करके अपने घर वापस चले जाएंगे, यानी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। जब आज़ादी का डेट कंफर्म हो गया और ये भी कंफर्म हो गया कि इस डेट को अंग्रेज लोग छोड़ के इंडिया को अपने देश वापस चले जाएंगे, उसी बीच कुछ मुस्लिम नेता और कुछ हिंदू नेताओं ने आपस में बहसबाजी करना चालू कर दी कि मुस्लिम नेताओं की अलग मांग थी कि मुझे एक अलग देश दो। इन सब को लेकर के लगभग सभी संतुष्ट थे, लेकिन दो व्यक्ति असंतुष्ट थे, एक महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गाफर खान। एक मुस्लिम नेता और एक हिंदू नेता, दो लोग असंतुष्ट थे इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर के, और बाकी सबकी संतुष्टि एकदम बढ़िया से थी कि भाई साहब आप पार्टीशन करिए, अलग अलग देश बनाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एक अलग देश होगा, उनका एक अलग कल्चर होगा, अलग धर्म होगा, हम अपने हिसाब से अपने जहाँ पे रहेंगे। अब्दुल जाफर खान और महात्मा गांधी ने इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन को रोकने के लिए ब्रिटिश एम्पायर के मुख्य अधिकारी माउंटबेटन के पास गए। माउंटबेटन ने काफ़ी कोशिश की दोनों लोग को समझाने के लिए, पर फिर भी उनकी बात रखने के लिए वो पहुंचे नेहरू के पास। उस टाइम कांग्रेस के मुख्य लीडर नेहरू ही थे, तो नेहरू जी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाने की प्लानिंग चल रही थी। जब माउंटबेटन नेहरू जी के पास पहुंचते हैं तो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन को लेकर के अपनी बातें रखते हैं और कहते हैं कि अगर जिन्ना जी का ये कहना है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में मुस्लिम खतरे में हो जाएंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर का अधिकार ना लेकर के उनको ही दे दीजिए। इस पे नेहरू जी की संतुष्टि हुई और जिन्ना को एक लेटर लिखा गया कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होगा, यानी सब एक ही रहेंगे, दूसरा अलग देश नहीं बनेगा। लेकिन इस लेटर को जिन्ना ने ठुकरा दिया और बोला हमें एक देश ही चाहिए, हिंदू एंड मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, इनके कल्चर, इनके धर्म, इनके रहन सहन काफ़ी अलग हैं, काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। कई इतिहासकार का ये मानना है, ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मुगल के जवानों में जब अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, एक बहुत बड़ा उदाहरण है हल्दी घाटी में, कि अकबर का जो सेनापति था वो एक हिंदू था और जो महाराणा प्रताप का एक सेनापति था वो मुसलमान था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतिहासकारों के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं, पर कहा जाता है ना ये पांचों अंगुलियां एक बराबर नहीं होती हैं, तो सभी के थॉट, सभी की सोच एक जैसे नहीं होती है। सत्ता के लालच में मालूम नहीं, पहले भी बहुत कुछ होता था, अभी भी हो रहा है, आने वाले दिनों में भी होगा। पर इन सभी में ना सबसे बड़ी बात उस टाइम जो सबके सामने निकल के आई थी वो था डर। मुसलमानों को ये डर लग रहा था कि हिंदू की संख्या ज़्यादा है और फ्यूचर में हिंदू पूरे देश में अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग को दबा देंगे, हमारे कल्चर को ख़त्म कर देंगे, हमारा धर्म इंडिया से हरदम के लिए ख़त्म हो जाएगा। और वही डर कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी सता रहा था सेम, कि आने वाले दिनों में अगर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई तो हमारे कल्चर, हमारे लोग हरदम के लिए ख़त्म हो जाए थे। तो कई लोग का ये भी मानना था, जिससे काफ़ी लोग संतुष्ट थे कि भाई पार्टीशन हो जाना चाहिए, उनका अपना हमारा अपना, वो अपना एक जगह पर रहें, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से चलें और हम अपने तरीके से चलेंगे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ के अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच में कलेश करके जा रहे थे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे के बाद ऐसा कारनामा चालू होता है भाई साहब। इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के लाइन की, यानी बॉर्डर की लाइन तो खींच दी गई। अब उधर के लोग इधर आ रहे थे और इधर के लोग उधर आ रहे थे, लेकिन बीच में बहुत सारी गलत फहमियाँ हुई। कुछ लोग आके बीच में मिर्ची छिड़क दिए। अब ये मिर्ची छिड़कने वाले कौन लोग थे आगे बात करेंगे, लेकिन मिर्ची ऐसी छिड़की गई कि जो ट्रेन लाहौर से इंडिया आ रही थी और इंडिया से जो ट्रेन पाकिस्तान जा रही थी, उधर से आने वाले ट्रेनों में इधर केवल डेटबाजी आती थी और जब इधर से लोग उधर जा रहे थे तो उनको वहाँ पे हरदम के लिए
इन सभी के बीच में मिर्ची कौन छिड़का था, लेकिन ये मिर्ची इतना तेज लगी कि जो पाकिस्तान से ट्रेन इंडिया आ रही थी उस ट्रेन में केवल उधर से लाशें आ रही थी, और जो ट्रेन इधर से इंडिया से पाकिस्तान जा रही थी उधर जाके वो ट्रेन लाशों में बदल जाती थी। ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चला, और ये सिलसिला इतना भयानक चला भाई साहब कि करीब 18 से 20 लाख लोग की डेथ हुई। जिस दिन देश की आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए था उस दिन देश में मातम छाया हुआ था, क्योंकि भाई साहब करीब उस टाइम 38 से 40 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन थी 1947 में, और 20 लाख लोगों की डेथ हुई थी, और उन्हीं में से करीब 75 से 1 लाख बहनों के साथ, माओ के साथ बलात्कार हुआ था। इतने सारे डेथ, इतने सारे बलात्कार देख करके कई मुस्लिम इंडिया में रुक गए, और कई लोग का ये कहना था कि भाई साहब हमारी मातृभूमि है, हम यहीं पर रहेंगे, और कई हिंदू लोग पाकिस्तान में रुक गए। अब कई लोग डर से रुके, कई लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से जिस टाइम बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो करीब पाकिस्तान में 12 से 13% हिंदू थे, और इंडिया में भी वही हाल था, 10-12% करीब मुसलमान थे। ये था इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन का इतिहास। अब बात करते हैं भाई साहब, आज़ादी के बाद भारत आज के दिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी भर के उभरा है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारी बन के उभरा है। क्यों? Food shortage, stampedes, gunfire. बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने 1-2 महीना बाद इंडिया से युद्ध लड़े थे, लेकिन इन सब के चलते भी पाकिस्तान बहुत अच्छे स्थिति में था। आप पाकिस्तान के बंटवारे के बाद का ग्राफ देखिए, और उसी टाइम इंडिया की ग्रोथ के ग्राफ देखिए। शायद इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे था उस टाइम, हथियार में, हर एक चीज़ में आगे था, पर आज पूरी दुनिया में कटोरा लेके टहलता है, भाई साहब हमें कर्ज दे दो, कर्ज। इसके पीछे का कारण है वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ की आर्मी, वहाँ के पब्लिक। स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। क्या है पाकिस्तान का ये वाला इतिहास 1947 से अभी तक? पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, शायद तब से अभी तक कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है कि 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाया हो। इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की आर्मी। अब इसको ऐसे समझिए कि हमारे देश में, जैसे हमारे देश में हम पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान में कोई एक अच्छा नेता आ गया जो अपने देश को बेहतर बनाना चाहता है, उसके रूल नियम सब कुछ चेंज करना चाहता है, पर इसमें किरदार पाकिस्तान की आर्मी का कुछ ऐसा आ जाता है कि पाकिस्तान में शुरू से ही रूल रहा है कि जितना अधिकार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का है उतना ही अधिकार वहाँ की आर्मी को भी है। कभी कल आर्मी को ऐसा लगता है भाई साहब ईमानदार नेता आ गया है, ये देश में बहुत सारे बदलाव लेके आ सकता है, तो वहाँ की आर्मी कुछ इधर उधर के दंगे करवा के, कुछ भी करवा करके उस नेता को सत्ता से हटा देती थी और अपने तरीके के नेता को सत्ता में बैठा देते थे, जिससे करप्शन करने में, बिजनेस करने में, और जो इनका आतंकवादी संगठन सब कुछ है ये सब करने में आसानी हो। आज़ादी से आज तक पाकिस्तान में यही चला आ रहा है, और शायद अगर ऐसा ही रहा तो ऐसा ही चलता जाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसी आर्मी है जो तेल, साबुन, कपड़ा, शैम्पू, आटा, चावल, फैक्ट्री सब कुछ चलाती है, सब कुछ बेचती है। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन होने के बाद सब कुछ तो सुलह हो गया था, युद्ध होने चाहिए थे? नहीं, इन पाकिस्तान की आर्मी ये सब युद्ध जानबूझ के करवाई थी। अब करवाने वाला कौन था, खैर सभी को मालूम है, क्योंकि इसमें एक अहम रोल था चाइना का भी, और मुद्दा था में कश्मीर का। अब पाकिस्तान वालों के पास कोई मुद्दा नहीं था, उनकी आर्मी के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, उनको इधर उधर की बातें समझाई गई, बताई गई कि भाई साहब कश्मीर में इतनी ज़्यादा मात्रा में मुसलमान रहते हैं, अगर वो हमारे कंट्रोल में आ गया तो हम एरिया में भी बड़े हो जाएंगे, हमारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के पाकिस्तान वालों का ब्रेन वॉश किया गया, और 1999 का युद्ध इंडिया के साथ लड़ा गया। अब इसमें इनके साथ कई देश सपोर्ट में थे, जैसे अमेरिका भी था उस टाइम, चाइना भी था, और भी कुछ देश इनके सपोर्ट में थे। युद्ध तो ये 3 से 4 बार इंडिया के साथ लड़े, पर इनकी विजय कभी नहीं हुई, क्योंकि ये सपना देखते थे, रात को सपना देखते थे
युद्ध चालू कर देते थे और सुबह होते ही हार जाते थे। जैसे अभी 2023 का वर्ल्ड कप हमारे देश में हुआ 50 ओवरों का, तो जब इंडिया टीम और पाकिस्तान टीम आपस में लड़ी थी, तो जब पाकिस्तान टीम बहुत बुरे तरीके से हारी, तो वहाँ के लोगों का ये कहना था कि भाई साहब ग्राउंड में श्री राम जी के नारे लग रहे थे इसलिए हम लोग हार गए। तो वैसे ही ये लोग दूसरे के सपोर्ट से युद्ध लड़ते थे और सुबह होते ही हार जाते थे। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के स्कूलों के बारे में, वहाँ के बच्चों के बारे में कि उनके यहाँ पढ़ाया क्या जाता है। देखिए पाकिस्तान के स्कूलों में इंडिया को डार्क दिखाया जाता है। इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे मतलब क्या फायदा क्या होगा लड़के, मुझे ये बताओ। लड़ाई अच्छी बात है, एक सादा सी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। हम कश्मीर के जो से दोस्त उन्हें हम बचाएंगे और ठीक है, 75 सालों से बचा नहीं पाए बच्चे। आप बताओ कि इंडिया का सोचते हो जब, या इंडिया का जब कोई पूछे क्या माइंड में आता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है ये जी ठीक है, आप बताओ, आप इधर आओ बच्चे। लड़ना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। और भी ऐसे कई मनगढ़ंत कहानियाँ वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ के आर्मी इंडिया के बारे में ऐसा रच रखी है कि जब वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बचपन से वहाँ के बच्चों इंडिया को एक दुश्मन देश के जैसा देखते हैं। खैर यही सब कारण है कि जो पाकिस्तान पहले इंडिया के एक उस कोने में था, एक बीच में था, वो बंटवारे के कुछ ही दिनों बाद करीब 1971 में पाकिस्तान से अलग होके वो लोग खुद अपना एक देश बना लिए जिसे हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में 13% हिंदू थे और अभी के टाइम शायद 1% वहाँ पे हिंदू होंगे, तो भाई साहब ये 13% हिंदू थे। हमारे इंडिया में भी जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो करीब भारत में भी 13 से 14% मुस्लिम थे, लेकिन आज वो 20% तक पहुँच चुके हैं, 20-25% तक पहुँच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में 13% थे, वो 1% बचे हैं। पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद करीब हजारों में मंदिरें थी, लेकिन अभी के टाइम पाकिस्तान में 15 से 20 मंदिरें बची हैं और करीब 1,20,000 से भी ज़्यादा वहाँ पे मस्जिदें हैं। अगर हम आजादी के वक्त की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर 12 से 13% जो थे हिंदू रहते थे, लेकिन अगर आज की बात करें तो 2%, 1%, सारा का सारा हिंदू पाकिस्तान क्यों छोड़ है? क्योंकि यहाँ डर है, हम तो गाड़ी ले रोड पे नहीं निकल सकते, पता नहीं कब घर लौटे क्या हो गया क्या नहीं होगा, वो हमको नहीं पता। सिंध में तो बहुत हिंदू रहते, सिंध में भी डर लगता है। डर है ना, हमारा यहाँ कौन है, कोई है सुनने वाला? मजदूरी करते हैं तो मजदूरी मिलती नहीं है, काम करते हैं तो पैसे मिलते नहीं है। अभी आपने वीडियो देखा, ये है पाकिस्तान के हिंदुओं की, पाकिस्तान के राजनेताओं की, पाकिस्तान की पब्लिक की सच्चाई। और एक लेसन आगे बढ़ते हैं और देखने की ये कोशिश करते हैं क्या कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौते की बात नहीं हुई है? कई बार हुई है भाई, और हर बार इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया, भाई साहब हमसे दोस्ती कर लो, हम तुम लड़ेंगे और इसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा के ले जाएगा, और लेके जाता भी चाइना। जब जब भारत ने कोशिश की है समझौता करने की, तब तक पाकिस्तान की आर्मी कहें या फिर वहाँ के पॉलिटिक्स कहें, हर बार कहीं कश्मीर में, कहीं बॉम्बे में, कहीं इंडिया गेट पे, कहीं इंडिया दिल्ली के संसद भवन में हमले करवाए हैं। खैर इन सब के पीछे का कारण है, जब हम भारत पे हमला करेंगे तो उल्टा वो लोग भी जवाब देने के लिए वापस आएंगे, फिर हमारी पब्लिक हमारे सपोर्ट में आएगी, हमारी पकड़ बनेगी। तो ऐसे ही कुछ रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का कल्चर। अब मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि इन सवालों में से आपके पास किन किन सवालों के उत्तर हैं। आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 की एक रात पहले 14 अगस्त 1947 को करीब 18 से 20 लाख लोगों की डेथ हुई थी। इन सभी के पीछे का कारण कौन है, और जो बीच में मिर्ची छिड़का था कौन था वो? क्या यह बात सच है कि जब से 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से ही हमको या फिर पूरी दुनिया को ही ऐसा क्यों लग रहा है कि तब से ही पाकिस्तान कटोरा लेकर के पूरे देश में कहीं वहाँ पे, कहीं वहाँ पे, कहीं उस देश में कर्ज मांगने के लिए दौड़ रहा है? अब इन सब के पीछे का कई सारे कारण बताए जाते हैं, और मेरे हिसाब से और कुछ रिसर्चर के हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो है नोटबंदी। क्योंकि कई लोग का ये मानना था कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम जो हमारी पुरानी नोटें थी, उन नोटों को पाकिस्तान में छापा जाता था और इलीगल तरीके से इंडिया में लाया जाता था। कुछ गद्दार भी थे जिनको पैसा मिलने पे अपने देश के साथ क्या, अपने माँ बहन सबके साथ गद्दारी करने को तैयार हो जाते हैं।
खैर खुद आप अपने दिमाग से सोचिए, जब से नोटबंदी हुई है तभी से ही क्यों पाकिस्तान दिनों के दिन भिखारी बनते चला जा रहा है। आटा चावल खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए लोग तरस रहे हैं। खैर आपको क्या लगता है? मेरा तीसरा सवाल है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया के साथ युद्ध लड़े, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 99 की हो, तब इनको चाइना ने बहुत ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट किया। सपोर्ट क्या किया? इनको कर्जा दिया, और उन्हीं कर्जों की वजह से आज पाकिस्तान भिखारी बन के कटोरा लेके पूरी दुनिया में दौड़ रहा है। मेरा चौथा सवाल है, आपको क्या लगता है कभी इंडिया और पाकिस्तान में पीसफुल यानी समझौता हो सकता है? मेरा पांचवा सवाल है, क्या पाकिस्तान में लोकल पब्लिक या फिर देश से ज़्यादा आतंकवाद पे पैसा खर्च किया जाता है? खैर ये था हमारा कुछ मिनट का वीडियो। आई होप मेरी बताई हुई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है JS नीरज। मैं लिया हूं 500 दिन का हार्ड चैलेंज। अब इस 500 दिन के हार्ड चैलेंज में मुझे करना क्या है? पूरे दुनिया में 195 देश हैं जो UN में लिंक हैं। हमें उन्हें 195 देशों पर रिसर्च करनी है, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना है कि उन देश की इकोनॉमी कैसी है, उन देश का इतिहास कैसा है, वो देश पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे 5 देशों की वीडियो आ चुकी है। आप जाके उन देशों के बारे में अगर इंटरेस्ट है आपको देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।